दोस्तों, मूवीज में हमने कई ऐसे हथियार देखे हैं जिनके बल पर ना जाने कितनी ही जंग जीती जाती हैं और ना जाने कितने ही लोगों को मारा जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन कौन सा है, तो शायद आप कहेंगे मिसाइल, एटम बम या फिर न्यूक्लियर बम। पर सच तो ये है दोस्तों कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है इंसानी दिमाग, जो बिना किसी हथियार को उठाए ही किसी जंग की शुरुआत या खात्मा कर सकता है। और ये प्रूव करेगी आज की हमारी शानदार थ्रिलर और सस्पेंस से भरी मूवी, जिसका नाम है द आउटफिट। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपसे ऐसे ही सस्पेंस और थ्रिलर से भरी मूवीज मिस ना हो। तो मूवी की शुरुआत होती है सन 1956 से, जहां लियोनार्डो नाम का एक टेलर रोज की तरह अपनी शॉप को खोल रहा होता है। थोड़ी देर बाद उसकी असिस्टेंट भी वहां आ जाती है, जिसका नाम मेबल होता है। हम देखते हैं कि लियोनार्डो की शॉप में एक लेटर बॉक्स भी लगा होता है, जिसमें रोज कोई ना कोई आकर अपने लेटर्स को डालता रहता है। लेकिन लियोनार्डो को इनसे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वहां आने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि बड़े बड़े गैंगस्टर्स होते हैं, जो लेटर्स के जरिए एक दूसरे की खबरें दिया करते थे। खैर, उसी दिन शाम को वहाँ रिची और फ्रांसिस नाम के दो लोग पहुँचते हैं, जो उन लेटर्स को ठीक से चेक करने लगते हैं। रिची असल में वहाँ के बड़े गैंगस्टर रॉय का बेटा होता है और फ्रांसिस उसका असिस्टेंट। इसी बीच हम देखते हैं कि फ्रांसिस को उन सभी लेटर्स में से वो लेटर मिल जाता है जिसकी उन्हें तलाश थी, और उस पर एक आउटफिट का निशान बना होता है। यहाँ एज एन ऑडियंस हमें पता चलता है कि आउटफिट असल में एक खुफिया ऑर्गेनाइजेशन है, जो सभी गैंगस्टर्स को उन सभी बातों के बारे में पहले से ही बता देती थी, जो सरकार आने वाले टाइम में करने वाली होती थी, ताकि सभी गैंगस्टर्स अपने हिसाब से अपने डिसीजंस ले सकें। खैर, जैसे ही फ्रांसिस को वो लेटर मिलता है, वैसे ही रिची लियोनार्डो को थोड़ी देर के लिए बाहर जाने को कहता है, जिसके बाद लियोनार्डो चुपचाप अपना काम छोड़कर उस कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर आकर मेबल उससे पूछती है कि पूरी दुनिया में आपको यही जगह मिली थी जहां ये गैंगस्टर्स रोज आते जाते हैं। तो इस पर लियोनार्डो मजाक करते हुए कहता है कि तुम्हारी जैसी असिस्टेंट और मेरी कैची मेरे पास हो तो मैं दुनिया की किसी भी जगह पर अपनी शॉप चला सकता हूँ। इस पर दोनों हंसने लगते हैं और तभी मेबल उसे बताती है कि उसे यहाँ नहीं रहना, वो लंदन जाना चाहती है, क्योंकि उसे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया है और अब वो उसके साथ वहाँ जाकर सेटल होना चाहती है। जिसके बाद लियोनार्डो उसको इस बात के लिए वेल विशेस देता है। इतनी देर में रिची और फ्रांसिस उस लेटर को पढ़कर फ्री हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद शॉप क्लोज होने की टाइमिंग की वजह से मेबल भी वहाँ से चली जाती है और लियोनार्डो भी अपना डिनर करके दुकान के अंदर ही सो जाता है। रात को हम देखते हैं कि मेबल उस लड़के के साथ शॉप में चुपके से आती है, जिसके बारे में वो लियोनार्डो से बात कर रही थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि रिची होता है। उन दोनों की आवाज से मास्टर जी यानी लियोनार्डो की नींद खुल जाती है और वो उनकी बातें सुनने लगता है। बातों से उसे पता चलता है कि रिची मेबल से कुछ नहीं छिपाता और मेबल भी लियोनार्डो की काफी रिस्पेक्ट करती है। इस बीच गलती से लियोनार्डो के हाथ से एक अंगूठी नीचे गिर जाती है, जिसके बाद रिची और मेबल देखते हैं कि आखिर वहाँ कौन है, लेकिन लियोनार्डो सोने का नाटक करता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक दिन रिची और फ्रांसिस फिर से वहाँ आते हैं और फ्रांसिस बताता है कि पुलिस उनके पीछे पड़ी है और रिची को गोली लगी है, जिसको देखकर लियोनार्डो काफी डर जाता है। वो असल में उन दोनों के लफड़े में पड़ना नहीं चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे उन दोनों की हेल्प करनी पड़ रही थी। इसी बीच फ्रांसिस लियोनार्डो को बताता है कि हमारे पास ये ब्रीफकेस है और पुलिस इसी के पीछे पड़ी है, इसलिए हमें इसे ठीक से छुपाना पड़ेगा। इसके बाद फ्रांसिस डॉक्टर को फोन करता है, लेकिन कोई डॉक्टर वहाँ आने के लिए तैयार नहीं होता। और इस बीच वो रिची के पिता रॉय को फोन लगाता है ताकि वो वहाँ जल्दी से आ सके। तभी फ्रांसिस लियोनार्डो को कहता है कि तुम कपड़े सिल लेते हो तो घाव भी सिल सकते हो, इसलिए वो इशारों में उससे रिची के टांके लगाने की बात कर रहा होता है। इस पर लियोनार्डो शुरू में तो मना करता है, लेकिन फ्रांसिस के धमकी देने पर वो ऐसा कर देता है और रिची के घाव पर टांके लगा देता है, जिसके बाद रिची बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद फ्रांसिस उस ब्रीफकेस में से एक ऑडियो कैसेट निकालता है और लियोनार्डो को देकर कहता है कि ये सीबीआई का एक खुफिया गैजेट है। हमें आउटफिट की तरफ से एक लेटर मिला था, जिसमें लिखा था कि इसके अंदर सभी गैंगस्टर्स की एक मीटिंग की ऑडियो रिकॉर्डिंग है, इसलिए ये ऑडियो पुलिस के हाथ नहीं लगनी चाहिए और मेरे लौटने तक तुम्हें इसकी और रिची की देखभाल करनी होगी। लियोनार्डो उससे कहता है कि तुम्हारे इन धंधों में मैं शामिल नहीं हूँ, इसलिए मैं इसको नहीं छिपाऊंगा। पर फ्रांसिस फिर से उसे जान से मारने की धमकी देता है और लियोनार्डो को एक बार फिर ना चाहते हुए भी उसका साथ देना पड़ता है। फ्रांसिस के जाने के थोड़ी ही देर बाद रिची को होश आ जाता है और वो इस मदद के लिए लियोनार्डो को धन्यवाद कहता है। लियोनार्डो उससे बातों ही बातों में पूछता है कि आखिर कौन है वो खबरी जो तुम लोगों के पीछे पड़ा है। इस पर रिची हैरान होकर उससे पूछता है कि इन सब के बारे में तुमको किसने बताया। तो लियोनार्डो कहता है कि अभी अभी तुम्हारा कजिन बाहर गया है, उसी ने मुझे सब कुछ बताया है। रिची उससे कहता है कि वो मेरा कजिन नहीं है, बल्कि मेरे पिता ने उसको सड़क से उठाया था और अब वो बाकी लोगों की तरह ही मेरे बाप के टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता है। बातों ही बातों में लियोनार्डो रिची को ये एहसास कराने लगता है कि कहीं फ्रांसिस इस कैसेट की डील किसी और से करने तो नहीं गया।
ताकि वो कैसेट देकर और पैसे लेकर यहाँ से निकल सके। इतने में बाहर बेल बजती है और लियोनार्डो देखता है कि दरवाजे पर फ्रांसिस ही है, इसलिए अंदर आते आते वो फ्रांसिस को रिची के बारे में भड़का देता है। अंदर जाकर फ्रांसिस रिची से कहता है कि तुम आराम करो, तुम्हारे डैड आने वाले हैं, मैं इस कैसेट को लेकर सेफ जगह पर जा रहा हूँ। इस पर रिची उससे कहता है कि हम दोनों में से कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा जब तक कि मेरे डैड यहाँ नहीं आ जाते, क्योंकि मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। फ्रांसिस उससे पूछता है कि क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैंने हमेशा तुम्हारे डैड को अपना डैड मानकर ही हर बात मानी है, इसलिए ये कैसेट मुझे दे दो, वरना मुझे भी इसको छीनना आता है। इस बात पर दोनों के बीच छीना झपटी होने लगती है और तभी ब्रीफकेस खुल जाता है और उसमें कैसेट ना देखकर दोनों का शक एक दूसरे पर और बढ़ जाता है। रिची उससे पूछता है कि कैसेट कहाँ है? तभी फ्रांसिस उससे कहता है कि खुद ने कैसेट छुपा दिया और अब मुझसे पूछकर नाटक कर रहे हो। इस बीच लियोनार्डो का पैर चेयर से टकरा जाता है और रिची का ध्यान फ्रांसिस से हट जाता है। इतने में फ्रांसिस अपनी गन निकालकर रिची को गोली मार देता है। तभी डोरबेल बजती है और वहाँ रिची का बाप रॉय आ जाता है। फ्रांसिस लियोनार्डो से कहता है कि तुम उनको थोड़ी देर के लिए उलझा कर रखो, मैं इतनी देर में यहाँ से खून साफ करता हूँ। लियोनार्डो अब इन लोगों की वजह से बार बार वो सब कर रहा होता है जो वो नहीं करना चाहता, लेकिन कोई और रास्ता ना होने पर वो बाहर दरवाजा खोलने जाता है और रॉय को थोड़ी देर के लिए बातों में उलझा कर रखता है। इतनी देर में फ्रांसिस एक बड़े बॉक्स में रिची की लाश को रखकर खून के धब्बों को एकदम साफ कर देता है। थोड़ी देर बाद रॉय अंदर आता है और फ्रांसिस को उसके बेटे की जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है। इसके बाद वो उससे रिची के बारे में पूछता है तो फ्रांसिस कहता है कि वो तो कैसेट लेकर आपके पास गया था, मैंने उसको जाने से मना किया, लेकिन वो बोला कि तुम यहीं वेट करो, मैं अपने डैड के साथ तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा और तब से मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। दूर खड़ा लियोनार्डो फ्रांसिस के इस झूठ को ध्यान से सुन रहा होता है। तभी रॉय अपने घर फोन लगाता है और पता चलता है कि रिची तो वहाँ आया ही नहीं। तो फ्रांसिस कहता है कि हमें उसे बाहर ढूंढना चाहिए क्योंकि कैसेट उसी के पास है। पर रॉय उससे कहता है कि तुम अकेले ही बाहर जाओ और रिची को वापस लेकर आओ, बाहर बहुत खतरा है और कैसेट भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। अब फ्रांसिस उसकी बातों को टाल नहीं सकता था, इसलिए वो फौरन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अब रॉय लियोनार्डो से बात करना शुरू करता है कि आखिर तुमने ऐसी जगह पर शॉप क्यों खोली, तुम्हें तो कहीं और होना चाहिए था। इतने में लियोनार्डो बोलता है कि मैं पहले लंदन रहता था, लेकिन मेरे जैसे दर्जियों के लिए वहाँ कोई जगह नहीं थी, क्योंकि वहाँ के लोग सूट नहीं जीन्स पहनना पसंद करने लगे थे, इसलिए मैं यहाँ आ गया। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में रॉय को रिची का कोट वहाँ टंगा हुआ दिख जाता है। अब वो लियोनार्डो से कहता है कि मुझे बताओ मेरा बेटा कहाँ है, क्योंकि बिना कोट के तो वो बाहर नहीं जा सकता। लियोनार्डो कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन रॉय उसकी एक नहीं सुनता और अपने आदमी से कहता है कि अगर ये 5 गिनने से पहले अपना मुंह नहीं खोले तो इसको शूट कर देना। अब बेचारा दर्जी फिर से फंस जाता है और जैसे ही गिनती पूरी होने वाली होती ही है वो कहता है कि उसे फ्रांसिस ने सब कुछ बताने से मना किया है। अब लियोनार्डो इससे पहले कि रॉय को सब कुछ बताता तभी वहाँ फ्रांसिस मेबल को लेकर पहुँच जाता है और उसे अपने गन पॉइंट पर ले लेता है। हालांकि रॉय इस पर ध्यान नहीं देता और लियोनार्डो से कहता है कि तुम अभी फ्रांसिस के बारे में क्या बता रहे थे, सब कुछ सच सच बताओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन अब लियोनार्डो फंस चुका होता है, क्योंकि अगर वो फ्रांसिस के खिलाफ कुछ भी बोलता तो वो मेबल को मार देता और अगर नहीं बताता तो रॉय उसको मार देता। तभी वो अपना दिमाग लड़ाता है और रॉय से कहता है कि फ्रांसिस और रिची की भिड़ंत आज शाम को वॉयलेट के गैंग के साथ हुई थी, जिसमें वॉयलेट के 4 लोगों को फ्रांसिस ने मार दिया, लेकिन रिची एक को भी नहीं मार सका। इसलिए रिची इस बात से बेहद शर्मिंदा था और गुस्से में वॉयलेट के लीडर को मारने के लिए वहाँ से चला गया और जाते जाते उसने हम दोनों को कसम दी कि उसके लौटने तक हम ये बात किसी को ना बताएं। तभी फ्रांसिस उसकी बातों में हाँ मिलाता है और कहता है लेकिन रिची वॉयलेट के पास नहीं गया था, वो इस लड़की के पास गया था और ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। मुझे शक है कि इसने रिची को कुछ कर दिया है, क्योंकि इसके घर कारपेट पर बहुत खून लगा हुआ था। मेबल बार बार कहती है कि फ्रांसिस झूठ बोल रहा है, उसकी बातों पर यकीन ना करो और लियोनार्डो भी ये सब होता हुआ देख रहा होता है। इसके बाद रॉय सभी को चुप होने के लिए कहता है और अपने आदमी से मेबल को अंदर ले जाने के लिए कहता है। वो लियोनार्डो से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अगर इसे कुछ हुआ तो तुम्हारे कारपेट की सफाई मैं करवा दूंगा। लियोनार्डो इस बात से काफी डर जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फ्रांसिस उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। रॉय भी उसको बाहर जाने से रोकता है, लेकिन लियोनार्डो कहता है कि वो ये सब होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि वो मेबल को अपनी बेटी की तरह मानता है। तभी अचानक शॉप में फोन की घंटी बजती है और रॉय लियोनार्डो से फोन उठाने को कहता है। लियोनार्डो ऐसे नाटक करता है जैसे वो रिची का फोन हो और फोन रखकर रॉय से कहता है कि रिची ने अपनी एक लोकेशन दी है और कैसेट भी उसी के पास है, वो चाहता है कि आप उसके पास जल्दी से पहुंच जाएं। अब रॉय ज्यादा वक्त नहीं गंवाता और फौरन उस लोकेशन के लिए निकल पड़ता है। वो फ्रांसिस से भी साथ चलने को कहता है, लेकिन फ्रांसिस उससे मना कर देता है। वो कहता है कि आप जब तक वापस आएंगे मैं तब तक यहीं वेट करूंगा, कहीं ये दोनों पुलिस को फोन करके उस लोकेशन के बारे में ना बता दें। इसके बाद रॉय वहाँ से निकल जाता है। रॉय के जाने के बाद फ्रांसिस लियोनार्डो को उसके दिमाग की दाद देता है और कहता है कि तुमने तो बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ संभाल लिया,
लेकिन ऐसा करने से तुम मेबल को फिर भी नहीं बचा सकते, क्योंकि तुमने जो लोकेशन देकर उसे यहाँ से भेजा है वहाँ से रिची उसे मिलेगा नहीं। फिर उसका शक मेबल पर ही जाएगा, क्योंकि मैंने जो भी अभी रॉय को बताया है उसे उस पर विश्वास हो चुका है। इसलिए मैं इसको रॉय के आने से पहले ही मार दूंगा और कह दूंगा कि ये मेरे ऊपर हमला कर रही थी, इसलिए मैंने इसे मार दिया। पर लियोनार्डो उसको ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि ये लड़की तुम्हारे काम आ सकती है, तुम्हें इसको नहीं मारना चाहिए। ये अभी वॉयलेट के लीडर को फोन करेगी तो वही लोकेशन बता देगी जो मैंने अभी रॉय को दी है, और वहाँ जाकर वॉयलेट का गैंग रॉय को मार देगा और तुम इस शहर पर राज कर पाओगे। लेकिन फ्रांसिस कहता है कि इस लड़की का वॉयलेट के साथ क्या रिश्ता है और ये क्यों उसे फोन करेगी। तो इस पर लियोनार्डो एक बहुत बड़ा खुलासा करता है। वो कहता है कि यही वो खबरी है जो असल में रिची से सारी इन्फॉर्मेशन लेकर FBI को दे रही थी। इसके पास एक अजीब से निशान वाले लेटर्स आते थे जिनको ये अपने रिश्तेदारों का बताती थी, और मैंने उनको अच्छे से चेक किया तो मुझे ये सब पता चला। इसके लेटर्स में ही एक दिन वो रिकॉर्डर आया था जिसको FBI वालों ने इस तरह से सेट किया कि वो सभी की रिकॉर्डिंग कर सके। लेकिन मेबल को लंदन जाना था, इसलिए इसके मन में लालच आया और इसने इसके बारे में वॉयलेट के लीडर को बताया ताकि उसको वो रिकॉर्डिंग देकर पैसे ले सके और लंदन जा सके। इसलिए भलाई इसी में है कि ये वॉयलेट को रॉय की लोकेशन बता दे और उसकी मौत के बाद तुम उसकी गैंग के लीडर बन सको। इस पर फ्रांसिस कहता है कि रॉय के बाद वॉयलेट का लीडर उसके सामने होगा, वो उसे इस शहर पर राज नहीं करने देगा। तो लियोनार्डो कहता है कि ऐसा नहीं होगा, रॉय को मारने के बाद लीडर यहीं आएगा, क्योंकि मेबल उसको उस कैसेट को देने के लिए यहीं बुलाएगी और तुम उसको यहाँ पर मार देना और फिर अकेले राज करना। इतना बड़ा खुलासा सुनकर फ्रांसिस का मुंह फटा का फटा रह गया और मेबल भी इस बात को आराम से कबूल लेती है। वो फौरन लियोनार्डो के इशारे पर कमरे में जाती है और वॉयलेट के लीडर को रॉय की लोकेशन दे देती है और साथ में कैसेट के बदले पैसों की डिमांड रख देती है। थोड़ी देर बाद मेबल लियोनार्डो से रिची के बारे में पूछती है तो वो उसको रिची की लाश दिखा देता है। वक्त गुजर जाने के साथ वॉयलेट गैंग का लीडर वहाँ आ जाता है तो हमें पता चलता है कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है। वो औरत मेबल से उस कैसेट को देने के लिए कहती है और साथ में वो पैसे भी दे देती है जो मेबल ने डिमांड किए थे। इसी बीच फ्रांसिस अंदर कमरे में छुपा रहता है क्योंकि लियोनार्डो ने उससे कहा था कि जैसे ही मेबल कैसेट लेकर यहाँ से वापस लौटे तभी मैं तुमको इशारा करूंगा और तुम फौरन उसको मार देना। पर लियोनार्डो ऐसा नहीं करता, वो उल्टा इशारों में उस औरत को बता देता है कि अंदर रॉय का एक आदमी छुपा है जो तुमको मारने वाला है। इसलिए वो औरत ऐसा नाटक करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है और जैसे ही लियोनार्डो फ्रांसिस को इशारा करता है वो बाहर निकल कर आ जाता है। लेकिन वो वॉयलेट के लीडर को देखकर समझ जाता है कि लियोनार्डो ने उसके साथ धोखा किया है, पर वो उल्टा उस लीडर पर ही गन तान देता है और कहता है कि चुपचाप ये कैसेट और पैसे मुझे दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा वरना तुम्हें गोली मार दूंगा। इस पर लियोनार्डो हंसकर कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने तुम्हारी गन से सारी गोलियां निकाल ली हैं। और ऐसा सुनकर वॉयलेट गैंग के आदमी फ्रांसिस को गोली मार देते हैं। वापस जाते हुए वो लीडर उस कैसेट को ले जाती है और पैसे मेबल को दे जाती है। मेबल अब लियोनार्डो से कहती है कि ये मामला तो निपट गया, लेकिन हमने आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन वालों के काम में रुकावट डाली है, इसलिए अब उसके लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। जिस पर लियोनार्डो जोर जोर से हंसने लगता है और फिर शुरू होता है पिक्चर का क्लाइमेक्स। वो बताता है कि आउटफिट नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन असल में है ही नहीं, बल्कि वो लेटर्स उसने खुद उस लेटर बॉक्स में डाले थे। मैं ही आउटफिट बनकर उनको पल पल की वही खबर देता था जो मुझे उल्टा इन्हीं लोगों से पता चलती रहती थी। मैंने जानबूझकर ये अफवाह इन गैंग लीडर्स के बीच फैलाई ताकि ये लोग आपस में मिलकर एक दूसरे को खत्म कर सकें। मेबल पूछती है, लेकिन तुमने तो रिकॉर्डिंग वाली कैसेट तो वॉयलेट के लीडर को दे दी है, वो सारे सबूत मिटा देगी। लेकिन लियोनार्डो उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि उस कैसेट में तो कुछ था ही नहीं, उसमें तो मेरी आवाज है जो मैंने रिकॉर्ड करके उस कैसेट को तैयार किया था। असली कैसेट तो मैंने यहीं छुपा रखा है जिसमें इन लोगों की सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं और अब तुम इस कैसेट को FBI को दे दो ताकि उनको वॉयलेट की लीडर का भी पता चल जाए और वो उसको पकड़ सकें। इसके बाद सारे गैंग खत्म हो जाएंगे और तुम इन पैसों को लेकर लंदन चली जाओ। जब लियोनार्डो ये सब खुलासे कर रहा होता है तब मेबल लियोनार्डो की शक्ल देखती रह जाती है। इसके बाद मेबल वहाँ से जाने लगती है और लियोनार्डो को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि मैं यहीं रहूंगा, तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। इसके बाद मेबल चली जाती है और हम देखते हैं कि फ्रांसिस के अंदर अभी थोड़ी सी जान बाकी है, इसलिए वो गन से लियोनार्डो के ऊपर हमला करता है और उसको एक गोली लग जाती है। लेकिन जब लियोनार्डो को गुस्सा आता है तो उसे अपनी सच्चाई बताता है और यहाँ हमें पता चलता है कि लियोनार्डो भी लंदन के एक बहुत बड़े गैंग का लीडर हुआ करता था और सभी उससे डरते थे। लेकिन इसी बीच एक लड़ाई में उसकी वाइफ और बेटी की हत्या हो गई और तब से वो यहाँ आकर एक दर्जी का काम करके सादा जीवन गुजार रहा था। लेकिन रोज रोज हो रहे गैंग वॉर देखकर वो परेशान हो गया था और उसे अपनी बीवी और बेटी की याद आने लगी। इसलिए उसने फाइनली आउटफिट नाम सोचा और सभी गैंग्स को खत्म करने की कसम खा ली। इतना बताकर लियोनार्डो कैंची से फ्रांसिस के ऊपर हमला करता है और उसका खेल खत्म कर देता है। इसके बाद वो तैयार होता है और अगली जगह पर काम शुरू करने के लिए निकल पड़ता है और यही होता है मूवी का दी एंड।
तो दोस्तों, इस तरह आखिर ये साबित हो ही गया कि दुनिया में सबसे बड़ा हथियार इंसानी दिमाग है, जो बड़े बड़े वेपन को मात दे सकता है। खैर, ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इसको लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों को इस मूवी के बारे में जरूर बताएं और साथ ही इसको सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मंदिर का घंटा जरूर बजा दें, ताकि आपको ऐसी ही बेहतरीन मूवीज का प्रसाद मिलता रहे। तो दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार और जानदार थ्रिलिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।